यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। सरकारी कामकाज में भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यायपालिका में भी अनेक स्तरों पर लागू किया जा रहा है। न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ की स्थिति में ऑनलाइन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। न्यायालय में समानांतर रूप से वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था विकसित किए जाने से कई प्रकार के लाभ होंगे। हालांकि इसकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे भारत में आज भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित संरचना का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों तक इंटरनेट की अच्छी पहुंच नहीं बन पाती है। आज भी अधिकांश भारतीय जनता अशिक्षित तथा तकनीक के प्रति सहज नहीं है तथा वर्तमान व्यवस्था में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई में सबसे बड़ी समस्या साक्ष्यों की स्वीकार्यता और उनकी प्रामाणिकता जैसी महत्वपूर्ण कानूनी और व्यवहारिक समस्याओं की है। साथ ही गवाहों की पहचान एवं सुनवाई की गोपनीयता जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। इंटरनेट कनेक्शन की खराब गुणवत्ता भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं तथा खराब और पुराने ऑडियो वीडियो उपकरण का प्रयोग किया जाना परेशानी बन सकता है। असमय बिजली का कटना, विशेष समय पर इंटरनेट द्वारा संपर्क स्थापित करने में असमर्थता तथा सुनवाई में अन्य पक्षों को शामिल किए जाने जैसी व्यवहारिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। साथ ही ऐसे गवाहों को प्रस्तुत करना जिनकी सुरक्षा को खतरा हो जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। पर आमतौर पर दोनों पक्षों को आमने सामने खड़े करके तर्क वितर्क को अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इससे किसी अपराध और उसकी प्रवृत्ति को जानने के बहुत से पहलुओं को अपेक्षाकृत आसानी से समझा जा सकता है, जैसे आरोपी की मानसिक दशा और उसका इरादा आदि। ऑनलाइन सुनवाई में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। साथ में एक चुनौती यह भी है कि तकनीक से अनभिज्ञ लोग वीडियो लिंक के माध्यम से खुलकर या स्पष्टता के साथ अपने विचार नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा यदि कोई अभियुक्त पुलिस स्टेशन में बैठकर अदालत की कार्रवाई से जुड़ेगा तो हो सकता है कि वह अधिक दबाव में हो और पुलिस के डर से बहुत कुछ स्वीकार
ले। अतः इस प्रकार की अनेक चुनौतियां ई कोर्ट व्यवस्था में सामने आ सकती हैं। इसलिए ऑनलाइन कोर्ट की व्यवस्था के साथ चुनौतियों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। वैसे इस दिशा में एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए पहले से ही प्रयास शुरू कर दिया था। जैसे भारत नेट कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास तथा देश में 5G से आगे 6G के विकास के प्रयास जो इंटरनेट की गति बढ़ाएगा तथा ई कोर्ट के संचालन को आसान भी करेगा। नागरिकों को सूचना एवं तकनीक से जोड़ने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। न्याय के प्रशासन में एक नए दृष्टिकोण, नई रणनीति और डिजिटलीकरण के माध्यम से अधिक सशक्त निर्णय क्षमता को स्थापित किया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल प्रवेश से मामलों का निपटान भी कई गुना तेजी से हो सकेगा और इससे भौतिक रूप से लोगों की भीड़ भी कम होगी। डेटा साइंस और AI की मदद से लंबित मामलों को शीघ्र निपटाया जा सकेगा। इस प्रकार न्याय तंत्र समय पर न्याय प्रदान करने में सक्षम और जन कल्याणकारी बन सकेगा। इससे नागरिकों को समयबद्ध रूप से न्याय उपलब्ध हो सकेगा। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। इस तरह के मामले अक्सर उठते रहे हैं कि सरकारें दागी अफसरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के बजाय इसकी अनदेखी करती हैं। कई बार आरोपी अधिकारी की तैनाती उसके पसंद के पद पर भी कर दी जाती है। यह प्रकारांतर से उसे बचाने या पुरस्कृत करने जैसा ही है जिसे सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में मानती है। जबकि इस तरह के रुख को न केवल नियमों के विरुद्ध माना जाता है बल्कि यह मनमानी भी है जिससे सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। उत्तराखंड के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मनमानी रवैये के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है और इसे एक तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध बताया है। गौरतलब है कि भारतीय वन सेवा यानी IFS के एक अधिकारी को उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने तीखी नाराजगी जताई और राज्य के मुख्यमंत्री को
सख्त फटकार लगाई। अदालत ने साफ कहा कि जिस अफसर को पेड़ों की गैरकानूनी तरीके से कटाई के मामले में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया था, उसे रिजर्व का निदेशक क्यों बना दिया गया। पर हैरानी की बात यह है कि जिस अधिकारी पर किसी भी रूप में कानून के विरुद्ध आचरण का आरोप लगा हो, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के बजाय प्रक्रिया के तहत आरोप मुक्त होने से पहले ही फिर से उसे निदेशक जैसे पद पर तैनात कर दी जाती है। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए लोकतांत्रिक दायित्वों और मर्यादा के यही मायने हैं? दरअसल इस नियुक्ति में नियम, कायदों, नैतिकता और लोकतांत्रिक परंपराओं को जिस तरह ताक पर रख दिया गया, शायद उसी के मद्देनज़र शीर्ष अदालत को यह टिप्पणी करने की ज़रूरत पड़ी कि हम सामंती युग में नहीं हैं कि जैसा राजा बोले वैसा ही होगा। हालांकि इस मसले पर विवाद के बाद राज्य सरकार ने इस नियुक्ति के आदेश को वापस ले लिया, लेकिन इस संबंध में एक तथ्य यह सामने आया कि विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस नियुक्ति के पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद इस असहमति पर विचार करने के बजाय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दागी अफसर को निदेशक बना दिया। पैरा जाहिर है यह अपने दायित्व और अधिकार की सीमा पर गौर नहीं करने का ही एक उदाहरण है। भ्रष्टाचार या अन्य अनियमितता के आरोपों की वजह से कार्रवाई के दायरे में आने के बाद भी दागी अफसरों की ओर से आंखें मूंदे रखना या प्रकारांतर से उसे राहत पहुंचाने या पुरस्कृत करने को सरकारों और ख़ासतौर पर शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति ने मानो अपना अधिकार मान लिया है। कम से कम इस बात का इंतज़ार भी नहीं किया जाता है कि अगर किसी अधिकारी पर अनियमितता के आरोप लगे हैं तो उसके खिलाफ विभागीय जांच या कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए। इस तरह का रवैया किसी ऐसी व्यवस्था में ही आम हो सकता है जहां एक व्यक्ति की मर्जी से सरकार और समूचा तंत्र चलता है। ऐसे मामले देश के अलग अलग राज्यों से अक्सर आते रहते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार या किसी अन्य गंभीर आरोप से घिरे व्यक्ति के मामले में उचित कार्रवाई करने के बजाय उसे राहत या किसी अहम जगह पर तैनाती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आकलन के मुताबिक देखें तो इसे सामंती युग के आचरण के तौर पर ही देखा जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति से निश्चित तौर पर लोकतंत्र बाधित होता है। समाप्त।